अध्याय 1 आता है जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये अध्याय पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जब भी हम कोई अध्याय के बारे में पढ़ते हैं तो उस अध्याय का नाम हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमें अध्याय का नाम का अर्थ हमें समझ में आ जाता है तो पूरा अध्याय पढ़ने के लिए या उनके कंसेप्ट के बारे में समझने में बहुत ही सरलता हो जाती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अध्याय 1 का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में दो मेन शब्द मिलते हैं या दो मेन वर्ड मिलते हैं, एक तो पुष्पीय पौधे, दूसरा लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधे मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उपस्थित होते हैं। अगर बायोलॉजी में देखें तो एकलर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधे कहते हैं। दूसरा शब्द है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सबसे पहला वर्ड मिलता है जनन। जनन के बारे में देखें तो जनन सभी जीवधारियों में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी जीवधारी में संपन्न होती है और कोई भी जीव अपने ही समान संतति या संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सीधी सी बात होती है, प्रजनन या जनन वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने ही समान संतति और संतान उत्पन्न कर सकता है। उसे क्रिया को हम प्रजनन या जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। इसमें देखें, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसको हम इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसकी परिभाषा देखें तो सीधी सी बात होती है कि अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें किसी भी प्रकार के सेक्स ऑर्गन या युग्मक या गैमीट भाग नहीं लेते हैं। और लैंगिक जनन वह क्रिया होती है जिसमें सेक्स ऑर्गन या लैंगिक अंग या युग्मक भाग लेते हैं। ओवरऑल हमें पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो यह एक ऐसा जनन है जिसमें दो गैमीट की आवश्यकता होती है। एक होता है नर युग्मक मतलब कि मेल गैमीट, दूसरा होता है फीमेल गैमीट मतलब कि मादा युग्मक। और एक बार और परिभाषा देखें तो प्रजनन वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं या इनमें संलयन होता है या इनमें फ्यूजन होता है। जैसे इनमें फ्यूजन होता है तो इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और इनके संलयन होने के बाद एक जो नई कोशिका बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट आगे जाके विकास करता है और एम्ब्रियो मतलब कि भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम अगर पौधों की बात या प्लांट की बात करें तो प्लांट अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवृतबीजी पौधे, दूसरे अनावृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। ये वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर या पुष्प उपस्थित होते हैं। सीधी सी बात, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उपस्थित होते हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन ये होता है, क्या सभी प्लांट में फ्लावर होते हैं? तो जितने भी पादप प्लांट होते हैं उन सभी में प्लांट को एकलर या आइकलर नामक वैज्ञानिक ने समस्त पादप जगत को दो ग्रुप में डिवाइड किया। अगर एकलर के आधार पर देखें तो एकलर ने कहा कि जो पादप होते हैं इनको दो ग्रुप में विभाजित किया जाता है। एक तो होते हैं क्रिप्टोगेमस, दूसरे होते हैं फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस मतलब ये वो पौधे होते हैं ये वो पादप होते हैं जिसमें जो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। और फेनेरोगेमस वो पौधे होते हैं जो बीज युक्त होते हैं। बीज रहित मतलब इसमें बीज अनुपस्थित होंगे। और बीज की अनुपस्थिति के आधार पर अगर देखें तो पादप फिर से तीन प्रकार होते हैं, एक तो थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। इसी प्रकार से अगर हम फेनेरोगेमस देखें तो ये वो पादप होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। और बीज की उपस्थिति के आधार पर इनको फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब कि अनावृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म मतलब कि आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे मतलब इनमें क्या होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 2 का दूसरा भाग देखेंगे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का दूसरा भाग है क्या, पुष्प की संरचना। अर्थात इस टॉपिक में हम पूरे पुष्प की संरचना समझेंगे। पुष्प की संरचना में सबसे पहले देखें पुष्प की परिभाषा या पुष्प के बारे में देखें तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधे कहते हैं। या दोज प्लांट विच हैव फ्लावर इट इज़ कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना पुष्प का, कि पुष्प क्या है, व्हाट इज़ फ्लावर। तो फ्लावर एक लैंगिक संरचना है
या पुष्प एक लैंगिक संरचना है जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पौधा एक लिंगी है तो उसमें नर या मादा जनन अंग में से कोई एक होगा, और अगर पौधा द्विलिंगी है तो इसमें नर जनन अंग के साथ साथ मादा जनन अंग भी पाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं, ये हमारा सबसे पहला डायग्राम है। इस डायग्राम में देखेंगे ये पूरा एक क्या है, पादप है। इस पादप के दो भाग होते हैं, एक तो वो भाग जो ज़मीन के अंदर होता है जिसे हम मूलांकुर कहते हैं, एक वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर ही पौधे का वह भाग होता है जो आगे जाके तना बनाता है। ये तना आगे जाके इस तने से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम शाखा या ब्रांच कहते हैं। इस शाखा पर कभी कभी या कुछ कलिकाएँ पाई जाती हैं। इन कलिकाओं को पुष्पीय कलिका कहते हैं या फ्लोरल बड कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा ये चित्र बनाया है, इसी का मान लो ये जो शाखा है वो शाखा हमने काट के निकाली। इस शाखा में हमने देखा कि ये पुष्पीय कलिका थी। इस पुष्पीय कलिका से अचानक से एक वृद्धि हुई, अर्थात यह पुष्पीय कलिका वृद्धि करके एक डंठल या एक लंबी सी डंडी बना दी है जिसे हम पुष्पीय वृंत या पुष्पवृंत या पेडिकल कहते हैं। जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, कक्षा 11 में हमने बहुत सारे पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा था। तो उसी पादप हार्मोन में से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो अचानक से कलिका की वृद्धि करते हैं जिससे पुष्पवृंत का निर्माण होता है या पुष्पवृंत बनाती है। इसके बाद ये पुष्पवृंत का ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब ये पुष्पासन का चित्र है, तो पुष्पासन या थैलेमस देखें तो इसके ऊपर पुष्प पत्र मिलते हैं। पुष्प पत्र आगे जाके फ्लोरल वर्ल का निर्माण करते हैं, या ओवरऑल हम देखें तो पुष्प पत्र को ही हम फ्लोरल वर्ल कहते हैं। अब पुष्प पत्र भी देखें तो पुष्प पत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुष्प और पत्र। पुष्प मतलब होता है फूल, पत्र मतलब होती है पत्ती। मतलब पुष्प में जो पत्तियों का निर्माण होता है, जिनसे पत्तियों का निर्माण होता है, उसे हम पुष्प पत्र कहते हैं। तो हमने पुष्प पत्र के बारे में समझ लिया। ओवरऑल हमें पता चला इस पुष्पासन के ऊपर कुछ पत्तियां मिलती हैं जिनको हम पुष्प पत्र या फ्लोरल लीव्स कहते हैं। यही फ्लोरल लीव्स आगे जाके अपने आप को रूपांतरित करती हैं और पत्तियों का निर्माण करती हैं। अब हम आगे फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल वर्ल्स के बारे में देखें तो फ्लोरल लीव्स या पुष्प पत्र 4 भागों में विभाजित होता है, या फ्लोरल वर्ल्स को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला होता है अपना बाह्य दलपुंज जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, दूसरा होता है दलपुंज जिसको हम कोरोला कहते हैं, तीसरा होता है पुमंग या एंड्रोसियम, चौथा होता है जायंग या गाइनोसियम। इसमें भी एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये हमारे नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं। बाकी कैलिक्स और कोरोला ये हमारे सहायक पुष्प पत्र होते हैं। फ्लोरल वर्ल में देखें तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज होता है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। अगर यह एक होता है तो उसको हम सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं, और अगर ये समूह बना लेता है जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसी प्रकार से दलपुंज अगर ये एक अकेला होता है तो उसको दल या पेटल कहते हैं, और अगर ये अपना समूह बना लेता है तो उसको दलपुंज या कोरोला कहते हैं। इसी प्रकार से नर जनन अंग जिसे हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं, और मादा जनन अंग जिसे हम जायंग या गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम से तो सबसे सिंपल वर्ड ये बनता है, अगर कोई महिला किसी महिला डॉक्टर के पास दिखाने जाती है, उस महिला डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी गायनो से वर्ड बन जाता है क्या, गाइनोसियम। पुष्प की संरचना जब देखते हैं तो इसमें कुछ छोटे छोटे से प्रश्न और बन जाते हैं। क्या पुष्प सभी पादप में मिलते हैं? तो ये तो हमें पता चल गया, पुष्प केवल एंजियोस्पर्मिक या आवृत बीजी पौधों में ही मिलते हैं, अनावृत बीजी पौधों में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। तीसरा,
फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। अगर ये पोमोलॉजी याद नहीं होता है तो इसमें दो वर्ड है, पोमो और लॉजी। लॉजी को तो अपन को पता चल जाता है कि लॉजी मतलब अध्ययन या स्टडी होती है। पोमो से कैसे ध्यान रखेंगे, तो एक फल होता है अनार जिसको हम पोमग्रेनेट बोलते हैं। तो पोमग्रेनेट का पोम और ये लॉजी दोनों को मिला दें तो बन जाता है पोमोलॉजी, जिसमें क्या कहते हैं, फलों का अध्ययन कहते हैं। एक और प्रश्न बनता है, पुष्पों की खेती करना या पुष्पों की खेती के बाद उसको बेचना या उसके प्रजनन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अब ये एक पूरे पुष्प की संरचना देखें तो पूरे पुष्प में सबसे पहले ये पतली सी लंबी डंडी जिसको हम पेडिसल कहते हैं। इस बार मैं कागज़ पर फूल बनाने के साथ साथ एक रियलिटी वाला फूल लेके आया हूँ। ये एक हिबिस्कस प्लांट है जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं। गुड़हल के फूल में हम सबसे पहले ये बताने वाले थे, ये जो पतली सी जो डंडी दिख रही है जिसको हम पेडिसल या पुष्पवृंत कहते हैं, इस पुष्पवृंत के ऊपर ये फूला हुआ भाग जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन में दो वर्ड, पुष्प और आसन या पुष्पा धन आसन। पुष्पा मतलब जो झुकता नहीं था लेकिन ये बैठता ज़रूर है, और आसन मतलब बैठना, मतलब पुष्प जहाँ पे बैठता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन के और ऊपर संरचना देखें तो ये जो ग्रीन कलर की जो दिख रही हैं, ये पत्र दिख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। मैंने अभी बताया था अगर ये एक होता है तो उसको बाह्यदल कहते हैं, और ये अगर समूह में बन जाता है तो उसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पार्ट होता है क्या, ये कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम कोरोला या दलपुंज कहते हैं। अगर इसकी एक इकाई देखें तो एक इकाई को हम दल या पेटल कहते हैं, और ये अगर पूरा समूह बना लेता है तो उसे हम कोरोला या दलपुंज कहते हैं। पुष्प का तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम जिसको हम नर जनन अंग या पुमंग कहते हैं। ये पुमंग दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर फूला हुआ भाग एंथर या परागकोश कहलाता है। नाम इसका है परागकोश। पराग मतलब कि परागकण, और कोश मतलब जहाँ पे रहते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, परागकण होंगे। और अगला होता है ये पतली सी डंडी जिसको हम पोतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुष्प का चौथा चक्र कहलाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जिसकी एक इकाई को हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं, और बहुत सारी मिल जाती है तो गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम में देखें तो इसकी 3 संरचना होती हैं। ऊपर की जो फूली हुई संरचना दिख रही है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर इसके बाद ये पतली सी डंडी होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और यही आगे जाके एक फूली हुई संरचना में बदल जाती है जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। एक बार हम फिर से फ्लावर की संरचना देखें। फ्लावर की संरचना देखें तो पूरे पुष्प को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सहायक पत्र जिसको एसेसरी बोलते हैं, दूसरा एसेंशियल या आवश्यक पत्र। सहायक पत्र में 2 पत्र पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो कैलिक्स, दूसरा कोरोला। कोरोला इंसेक्ट या कीटों को आकर्षित करता है। इसकी सिंगल यूनिट या एक इकाई को हम पेटल कहते हैं। जब ये ग्रीन होता है, अगर पेटल ग्रीन कलर का हो जाता है तो इसे हम सेपेलॉइड कहते हैं। इसी प्रकार से कैलिक्स जो पुष्प को प्रोटेक्ट करता है, इसकी सिंगल यूनिट को हम सेपल कहते हैं। अगर सेपल कलरफुल हो जाता है तो इसे हम टेपेलॉइड कहते हैं। ये दोनों के दोनों पुष्प केवल सहायता करते हैं पुष्प को प्रोटेक्ट करने में और इंसेक्ट को आकर्षित करने में। अब दूसरा भाग होता है अपना कौन सा, एसेंशियल या आवश्यक पत्र, जिसको हम सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन हमारे 2 होते हैं, एक तो एंड्रोसियम होता है जिसको हम पुमंग कहते हैं, दूसरा गाइनोसियम होता है जिसे हम जायंग कहते हैं। एंड्रोसियम मतलब कि पुमंग। पुमंग की सिंगल यूनिट को हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। यह एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला पार्ट होता है परागकोश, दूसरा होता है पोतंतु। अब अगला भाग होता है गाइनोसियम जिसे हम हिंदी में जायंग कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम कार्पल या पिस्टल या हिंदी में स्त्री कीसर कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। यह फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है वर्तिका जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, दूसरा भाग होता है स्टाइल जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं,
तीसरा भाग होता है ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी हमारी पुष्प की संरचना बनती है। बच्चों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का एक अगला भाग है, जिसमें हमने पुष्प के बारे में समझेंगे। इसके पहले वाले भाग में भी हमने पुष्प की पूरी संरचना बताई थी, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में समझाया था। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला भाग बनता है एंड्रोसियम, जिसे हम पुमंग या नर जननांग कहते हैं। पुंकेसर का समूह ही एंड्रोसियम कहलाता है। यह एक नर जनन अंग होता है। इसकी सिंगल इकाई को हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसे हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। यह दो पार्ट या दो भागों से मिलकर बना होता है। एंथर, जिसे हम परागकोश कहते हैं, दूसरा फिलामेंट, जिसे हम पतंतु कहते हैं। एक बार फिर से देखें, पुमंग, जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, यह एक नर जनन अंग है जो पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर या माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण, ये पूरा का पूरा पत्तियों का रूपांतरण होता है। अब इसकी हम संरचना देखें। इसकी संरचना में दो भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम परागकोश या एंथर बोलते हैं। दूसरा भाग पतली सी लंबी डंडी होती है, जिसे हम फिलामेंट या पतंतु कहते हैं। परागकोश को ग्रहण करना या जोड़े रखना जो पुष्पासन से जुड़ी रहती है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये था, पतंतु वह संरचना होती है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। बच्चों, अब हम एंथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंथर के बारे में देखें तो एंथर को हिंदी में परागकोश बोलते हैं। परागकोश दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पराग और कोश। पराग मतलब परागकण, कोश मतलब कक्षा, मतलब वह कक्षा या वह स्थान जहाँ पे परागकण रहते हैं उसको परागकोश कहते हैं। वह स्थान जहाँ परागकण पाए जाते हैं उसे परागकोश कहते हैं। यह बाइलोब या द्विपालित संरचना होती है। अर्थात अगर हम एंथर की संरचना देखें तो ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है, दो भाग होते हैं। इसी वजह से इसको बाइलोब या द्विपालित संरचना कहते हैं। अब इन दोनों पालियों के बीच में एक और संरचना होती है, जिसकी वजह से ये दोनों की दोनों पालियाँ जुड़ी रहती हैं। इस संरचना को हम कनेक्टिव या योजी या संयोजी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना और भोजन का संग्रहण करना होता है। एक बार फिर से देखें, कनेक्टिव में देखें तो यह दोनों पालियों को अलग करती है। यह मृदुतक या पेरेन्काइमा ऊतक की बनी होती है। इसके एक लोब में दो चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर में या प्रत्येक कक्ष में दो बीजाणु धानियाँ होती हैं। क्या होती हैं? दो बीजाणु धानियाँ होती हैं। अब हम अगर इसी एंथर को 20 से काटते हैं तो 20 से काटने पे हमें इस प्रकार की संरचना बनती है। अभी अभी हमने बोला है कि एंथर की एक पाली में दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें दो पालियाँ होती हैं, मतलब दो चैम्बर ये, दो चैम्बर ये, टोटल 4 चैम्बर हो जाते हैं। एक बार फिर से इसकी संरचना देखें। ये हमारा एंथर था। एंथर को हमने 20 से कट किया। 20 से कट करने से पहले हमने देखा था एक पाली ये थी, एक पाली ये थी, दो पाली या द्विपाली संरचना होती है। इसके बीच में एक जोड़ने वाली कड़ी होती है, जिसे हम संयोजी कहते हैं या ऊतक कहते हैं। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है। एक पाली में 2 बीजाणुधानी होती हैं। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, या एक परागकोश में, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसके कारण हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट या टेट्रास्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब हमारा एंथर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है, जिससे हमारे बोर्ड में या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें सबसे अंदर की संरचना देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु की। लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं तो सबसे बाहर एक संरचना होती है जिसे हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। यह बिल्कुल सिंगल लेयर होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। इसका काम क्या है? केवल सुरक्षा प्रदान करना। अगर क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणुधानी की एपिडर्मिस का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। इसके जस्ट अंदर एक और
लेयर होती है जिसको अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम कहते हैं, यह भी सिंगल लेयर की बनी होती है। इसके बाद फिर एक लेयर की या 2 लेयर की या 3 लेयर की एक संरचना होती है जिसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये मिडिल लेयर सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। और इसके अंदर सबसे अंदर देखें तो एक लेयर और पाई जाती है जिसे हम टैपेटम कहते हैं। सिंगल लेयर होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेटा टैपेटम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टैपेटम एक बहुकेंद्र की या मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना होती है। टैपेटम की एक सेल में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहुकेंद्र की संरचना बोला गया है। अब इस टैपेटम के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह बना लेती हैं जिसे हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। यही ऊतक आगे जाकर पराग कणों का निर्माण करता है एवं पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। या ओवरऑल देखें तो टैपेटम के द्वारा ही पराग कणों को पोषण मिलता है। अब बोर्ड में हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि टैपेटम के कोई 2 कार्य लिखें, तो पहला कार्य तो यही है कि पराग कणों का पोषण प्रदान करना। दूसरा होता है कैलेज एंजाइम का निर्माण करना या पादप का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेलिन का निर्माण करना। अब ये टैपेटम इन पराग कणों को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। अब न्यूट्रिशन देगा तो ये वृद्धि करेंगे तो बड़े होते जाएंगे, अर्थात पोलन सेक में पराग कण बढ़ते जाएंगे जिससे पोलन सेक में स्फुटन या ये पोलन सेक बस्ट हो जाएगा। इसके लिए एंडोथीसियम मिडिल लेयर दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अर्थात अगर अपना क्वेश्चन बनता है कि पोलन सेक में के फटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो कौन? एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये दोनों की दोनों परतें इसके स्फुटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लो बच्चों, अब ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में 2 शब्द हैं, लघु बीजाणु और जनन। लघु बीजाणु मतलब कि माइक्रोस्पोरोफिल और जनन मीन्स निर्माण, अर्थात लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण करने की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में सबसे पहले देखें, ये ओवरऑल हमने माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर देखी थी। माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने सबसे बाहरी परत देखी थी जिसे हम एपिडर्मिस कह रहे थे। उसके बाद हमने एक और परत देखी थी जो सिंगल थी जिसको हम एंडोथीसियम कह रहे थे। एंडोथीसियम के बाद सिंगल या डबल या ट्रिपल एक लेयर पाई जाती थी जिसको हम मिडिल लेयर कहते थे, और मिडिल लेयर के अंदर एक और परत पाई जाती थी जो बहुकेंद्र की होती थी जिसको हम टैपेटम कहते थे। टैपेटम बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना होती है जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस टैपेटम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती थी। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बनाती थी जिसको स्पोरोजीनस ऊतक कहते थे। ये स्पोरोजीनस ऊतक पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में और टैपेटम से न्यूट्रिशन लेके इसका साइज बड़ा करने में हेल्प करती थी। जैसे ही ये माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बड़ी हो जाती थी तब इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC कहते थे। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल को अगर हमने बाहर निकाला तो इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं या MMC कहते सकते हैं या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं या पोलन मदर सेल या PMG या पराग मात्र कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसके बहुत सारे नाम हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से MMC बनता है, पोलन मदर सेल से PMC बनता है। इसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं और इसके अलावा पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। ये सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी होती जाती है एवं आपस में जुड़ती जाती हैं। अब जैसे ये धीरे धीरे जुड़ेंगी तो इस प्रकार से ये संरचना बना लेती हैं। ध्यान देना बच्चों, ये टैपेटम के सबसे अंदर की लेयर थी जिसमें बहुत सारी क्या हैं, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ गईं। तो देखिए बच्चों, ये चारों की चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब इस चित्र में हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमने ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं या ये बड़ी कोशिकाएं, इनको हमने क्या कहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC या PMC बोला है। यही सेल आगे जाकर
भविष्य में परागकणों का निर्माण करेंगी। अब ये परागकणों के निर्माण के साथ जब निर्माण करती हैं उसके पहले ये चार कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं, जिस संरचना से जुड़ती हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव तंतु कहते हैं। यह एक ऐसा तंतु होता है जो जीव द्रव को जोड़ने का कार्य करता है इसके साथ, जिससे एक सेल का जीव द्रव दूसरी सेल में चला जाता है। लेकिन अगर ये इसका जीव द्रव इसमें चला जाएगा या इसका जीव द्रव इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे सेल तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो हमें इनका जीव द्रव एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जाने देना है। इसके लिए इसको हमें जोड़ना नहीं है, इसको हमें तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए एक लेयर बनाई जाती है जिसे हम कैलोज लेयर कहते हैं। यही कैलोज लेयर आगे जाके प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देती है, जिसके कारण एक कोशिका का जीव द्रव दूसरी कोशिका में नहीं जा पाता है। अब पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि ये कैलोज लेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा। तो कैलोज लेयर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे टैपेटम रिस्पॉन्सिबल होती है। टैपेटम कोशिका ही, टैपेटम जो परत होती है वही कैलोज लेयर का फॉर्मेशन करती है। अब ये कैलोज लेयर है क्या, तो यहाँ पे देखें ये कैलोज लेयर है। ये कैलोज लेयर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा, बीटा-1,3 ग्लाइकन या बीटा-1,3 ग्लूकोन। यह एमएमसी मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने बनाई थी जिससे एक्सचेंज ना हो सके।